अब बात करते हैं देश की राजनीति की। बिहार में आजकल सबसे ज्यादा हलचल है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन को बड़ी टेंशन में डाल दिया। ओवैसी की तरफ से लिखी चिट्ठी में लालू यादव से कहा गया कि एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है। इस चिट्ठी में कहा गया ओवैसी नहीं चाहते कि बिहार के असेंबली इलेक्शन में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो, बीजेपी को उसका फायदा हो, इसलिए एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल किया जाए। ओवैसी का यह दाव आरजेडी के गले की हड्डी बन गया है। न उगलते बन रहा है न निगलते। आज पटना में आरजेडी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी बड़े बड़े नेता मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर बात हुई, राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन ओवैसी के प्रस्ताव पर आरजेडी के नेताओं ने चुप्पी साध ली। आरजेडी के जितने नेताओं से ओवैसी के प्रपोजल के बारे में पूछा गया, सबने कहा किसको साथ लेना है, किसको नहीं लेना है, इस पर महागठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी। जहां तक आरजेडी का स्टैंड है तो इस पर फाइनल फैसला लालू यादव और तेजस्वी लेंगे। हालांकि बाद में आरजेडी के राज्यसभा एमपी मनोज झा ने कहा ओवैसी हैदराबाद के नेता हैं, उनका बिहार में क्या काम। मनोज झा ने कहा अगर ओवैसी को पता है कि उनके मैदान में आने से बीजेपी को फायदा होगा तो उनकी पार्टी को बिहार में चुनाव लड़ने के बजाय महागठबंधन को सपोर्ट करना चाहिए। कई बार चुनाव में ऐसे क्षण आते हैं जब आपका न लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। लेकिन ओवैसी को कोई जल्दी नहीं है, वो लालू के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा आरजेडी के छोटे नेता क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गठबंधन का फैसला तो लालू और तेजस्वी को करना है। देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं। ये लोग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, हमारे यहाँ विधिवत तौर पर नहीं आया है। उनके लोगों से, जिन लोगों से कहा था, इन्होंने अपने बड़े नेता को इसकी खबर दी कि नहीं दी है, तो हम लोगों ने हुज्जत तमाम कर दी है। सारे पार्टियों को, जो महागठबंधन के घटक दल की जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोगों को हमने लेटर लिख दिया है। मेरे भाई कल तो लेटर ही दिया है। आप तो यही चाहते हैं कि, माफ कीजिए मजाकन में कहता हूं कि उधर बारात भी आई है, इधर बच्चे भी तलाश कर रहे हैं। आप ऐसे ही मामला है। कल तो दिया ही लेटर। ओवैसी और तेजस्वी की इस खींचतान पर एनडीए के घटक दल मजे ले रहे हैं। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा चुनाव में एनडीए का किसी से मुकाबला ही नहीं है। विपक्ष 30% वोट के बंटवारे के लिए लड़ रहा है, बाकी 70% वोट तो एनडीए के साथ है। जब 30% में जितना नूरा कुश्ती करना है, 70% हमारे पास। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा ओवैसी और आरजेडी में जिस मुस्लिम वोट बैंक के लिए खींचतान चल रही है, लेकिन अब वो वोट बैंक उनके पास है ही नहीं। मुसलमान समझ गए हैं कि आरजेडी और कांग्रेस उन्हें सिर्फ वोट बैंक मानते हैं, इसलिए अब ज्यादातर गरीब मुसलमान भी एनडीए के साथ आ गए हैं। पत्र लिखा है, पत्र लिखवाया गया है, मुझे नहीं पता। मुसलमान वोट जिसपे राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं, उसमें बिखराव तो देखने को मिल ही रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर नहीं बिखराव होता तो ओवैसी जी की पार्टी, अब वो बात अलग है कि बाद में वो विधायक कहाँ गए नहीं गए, पर कैसे वो जीतते, तो उन वोटों में बिखराव तो हो ही रहा है। हकीकत है आज की तारीख में जिस एमवाई समीकरण पर
राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही थी, आज की तारीख में उसी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है। आज वो डेवलपमेंट की सोच के साथ जुड़ रहे हैं। जितने मुसलमान हैं जो कहते हैं कि भैया वो एनडीए के साथ नहीं जुड़ेंगे, आज आप जाके देख लीजिए गरीब मुसलमान जितने हैं वो सब जनता दल, वो सब हमारे गठबंधन के साथ, उसमें जनता दल यूनाइटेड हो, हमारी पार्टी हो, इवन फॉर दैट मैटर भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए के साथ वो अपने आप को जुड़ता हुआ देख रहे हैं। आरजेडी को दिए गए ओवैसी के प्रस्ताव पर सबसे इंटरेस्टिंग बात कही जीतन राम मांझी ने। मांझी ने कहा, अब तक विपक्षी दल ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, लेकिन जिस तरह ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव लालू यादव को दिया है, उससे साफ है ओवैसी असल में विपक्षी दलों की बी टीम है। अभी तक तो लोग कहते थे कि वो भाजपा का सेकंड पार्टी है, यही लोग कहते थे। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भाजपा को साथ कभी नहीं दे रहे थे। भाजपा पर तोहमत लगती थी, एनडीए गठबंधन पर तोहमत लगती थी कि अरे इस ओवैसी साहब हैं, वो तो भाजपा को मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जब लालू जी के साथ या राजद के साथ या एनडी के साथ वो हाथ बढ़ाए हैं तो स्पष्ट हो गया कि वो क्या करना चाहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवैसी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर एक सार कई तीर छोड़ दिए। चुनाव के दौरान विरोधी दलों के नेता उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते थे, लेकिन एक चिट्ठी लिखकर खुद को एंटी मोदी मोर्चे की बी टीम साबित कर दिया। ओवैसी जानते हैं अगर लालू ने महागठबंधन में साथ लेने का फैसला करते हैं तो उतनी सीटें नहीं देंगे जितनी वो मांगेंगे, क्योंकि चिट्ठी लिखने से पहले ओवैसी कह चुके हैं कि गुलामी और हिस्सेदारी में फर्क होता है। हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, गठबंधन तभी होगा जब सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीती थी, इसलिए ओवैसी कम से कम 10 सीटों पर लड़ने की मांग करेंगे। सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर अपना दावा ठोकेंगे। यह मुस्लिम बहुल इलाका है, महागठबंधन की स्थिति यहां मजबूत मानी जाती है, इसलिए तेजस्वी ओवैसी को इतनी सीटें देने पर राजी होंगे, इसकी उम्मीद कम है। कुल मिलाकर ओवैसी ने तेजस्वी को अटका दिया है। तेजस्वी ओवैसी का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे तो ओवैसी का कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ जाएगा। तेजस्वी उनका प्रस्ताव ठुकराएंगे तो चुनाव में नुकसान होगा। तेजस्वी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली बात हो गई, लेकिन ओवैसी के लिए दोनों हाथों में लड्डू हैं। दोनों परिस्थितियों